नमस्ते प्यारे दोस्तों, आप सभी का सुरेंद्र शास्त्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला के विषय में पढ़ेंगे, वर्णों के उच्चारण स्थानों के विषय में पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। और एक बात और, इसको समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला का सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे, इसके बारे में बातचीत करेंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। वर्णमाला, वर्णों की माला, जो अ से लेकर के ज्ञ तक वर्ण दिए गए हैं, उन वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अ से लेकर ज्ञ तक जो वर्ण दिए होते हैं, जो व्यवस्थित क्रम में वर्ण दिए होते हैं, उन वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। आगे है, अब जो वर्णमाला के अंदर वर्ण होते हैं, जैसे अ, क, प इत्यादि, वो वर्ण कहते किसे हैं? इन वर्णों के व्यवस्थित समूह को तो वर्णमाला कहते हैं, लेकिन जो वर्ण है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है, जैसे अ, क, च, ट, त, प इत्यादि। अब जो वर्णमाला है, वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन है। कुल इनकी संख्या है 45। लेखन के आधार पर इनकी संख्या है 52। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या है 52। वर्णमाला को, जो वर्णमाला है, वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर व्यंजन। स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर का अध्ययन करेंगे, उसके बाद व्यंजन का। स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से कहने का अर्थ क्या है? जिन वर्णों को, जो स्वर हैं वो वर्ण तो हैं ही, जिन वर्णों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनको बोलने में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें स्वर कहते हैं या उन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है। स्वर वर्ण के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ये ध्यान रखिए, अभी हम सिर्फ स्वर के बारे में पढ़ रहे हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनको बोलने में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है। कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, ये ह्रस्व स्वर है। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से, इस स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर। उन्हें कहेंगे दीर्घ स्वर। जैसे अ, ई, उ, ए, ओ, औ इत्यादि, ये हैं दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर, जिनको बोलने में या जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उन्हें कहेंगे प्लुत स्वर। उन्हें कहेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में जैसे ओम, राम इत्यादि।
ये है प्लुत स्वर। अब है व्यंजन। सबसे पहले व्यंजन की परिभाषा क्या है? सुरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। अर्थात जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण नहीं होता है। जैसे जो स्वर हैं वो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जो व्यंजन है, व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? क से लेकर क से म तक। इनकी कुल संख्या है 25। इसमें 5 वर्ग आ जाते हैं। कुल संख्या है इनकी 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। और स्पर्श व्यंजन होते क्या हैं? स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, जैसे कंठ, मूर्धा, दांत, होंठ इत्यादि को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में कितने हैं? 25 है, क से लेकर म तक। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच, अर्थात जो स्वर और व्यंजन के बीच स्थित हो, जो स्वर और व्यंजन के बीच में वर्ण होते हैं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है: य, र, ल और व। ये 4 हैं: य, र, ल और व। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है, बीच स्थित होता है, उन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन 4 हैं: श, श, स और ह। इनकी भी संख्या 4 है। अब जो ऊष्म व्यंजन है, इनको संघर्षी भी कहा जाता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय या जिन व्यंजनों को बोलते समय, उच्चरित करते समय हवा मुंह के स्थान विशेष पर, मुंह के किसी स्थान विशेष पर रगड़ खाकर निकले और गर्मी पैदा करें, ऊष्मा पैदा करें, उन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रगड़ के साथ मुंह से बाहर निकले या गर्म हवा बाहर निकले, उन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन। इसके बाद है संयुक्त व्यंजन। ये जो संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार इनमें से, इन चारों में से कोई एक पूछ लिया जाता है और इनमें अंतर बड़ा ही बारीक सा होता है। जैसे श है, श, ये संयुक्त व्यंजन है। ये पूछ लिया जाता है कि ये किन वर्णों से मिलकर बना है, किन वर्णों से मिलकर बना है। तो इसमें है क हलंत, क हलंत, श हलंत और अ। इन तीनों वर्णों के मेल से श बना है। क हलंत, श हलंत और अ।
कई बार क्या होता है, कई बार ये जो जैसे यहाँ पर दे दिया क्ष और पूछ लिया कि ये किसके संयोग से बना है, तो यहाँ दे दिया क और यहाँ दे दिया श, तो ये भी सही माना जाएगा क्योंकि ये हलंत नहीं है, जो श है वो हलंत नहीं है। अगर ये हलंत होता, इस प्रकार से होता, और क भी हलंत होता इस प्रकार से, फिर ये नहीं होता, फिर ये नहीं होता। तो सही क्या है, क हलंत, श हलंत, अ ना हो और ये नीचे हलंत भी ना हो तो भी ये सही है, उस समय भी ये सही है। आगे त्र है, त्र भी संयुक्त व्यंजन है। ये किस प्रकार से बनेगा, त हलंत, र हलंत, अ, तर। अगर हम इन दोनों को ऐसे काट देते हैं, त और र हो तो भी सही है। आगे है ज, ज है, ज हलंत, य हलंत, अ, ये है ज। इन दोनों को काट देंगे तो भी ये सही बनेगा। श्र, आगे है श्र, श, र, अ, श्र। उसी प्रकार से अगर ये दोनों नहीं है और र हलंत नहीं है तो भी सही है। ये था संयुक्त व्यंजन, ये थे संयुक्त व्यंजन। इनको बिल्कुल अच्छी प्रकार से याद कर लेना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और कई बार इनके बारे में पूछ लिया जाता है। इसके साथ साथ जो अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन है, इनमें से कई बार पूछ लेते हैं। आगे है, अब हम करेंगे उच्चारण स्थान। प्यारे दोस्तों, बताने के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, उन छोटी मोटी चीज़ों का आप स्वयं अध्ययन कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, मैं सिर्फ वही आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पर जो उच्चारण स्थान दिए गए हैं, जो हम उच्चारण स्थान करेंगे, उच्चारण स्थान बुक में आपको वैसे ही मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सूत्रबद्ध तरीके से उच्चारण स्थान दिए गए हैं, और अगर हम सूत्रबद्ध तरीके से इनको याद कर लेते हैं तो जीवन में कभी भी इनको भूलते नहीं हैं। जैसे हम अलग अलग याद करेंगे कि अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ट का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो बहुत सारे हैं वर्ण हैं, जैसा हमने पढ़ा था, इतने वर्ण हैं, उनका अलग अलग से उच्चारण स्थान उच्चारण करना, अलग अलग से उनके बारे में याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है। सूत्रबद्ध तरीके से वस्तुएं जल्दी याद हो जाती है और लंबे समय तक याद रहती है। इसलिए मैंने सूत्रों का सहारा यहाँ पर लिया है और सूत्रों के माध्यम से ही आप लोगों को मैं बताऊंगा। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहीं पर कुछ चीज़ें मिली हुई हैं, यहीं पर कुछ चीज़ें मिली हुई हैं और यही उच्चारण स्थान है। देखिए अ दिया है शुरुआत में, अ शुरुआत में दिया है अ से मतलब है अ और आ। फिर दिया है कु, कु का अर्थ है कवर्ग, अर्थात क ख ग घ ङ, ये दिया है। उसके बाद दिया है ह, ह यहाँ पर लिखा है, विसर्ज, विसर्ग यहाँ पर लिखा है। इनका उच्चारण स्थान है कंठ। ये सभी जो वर्ण हैं वो गले से उच्चरित किए जाते हैं, गले से बोले जाते हैं। उच्चारण स्थान क्या रहेगा, कंठ। दूसरा है ईचु यशानाम तालु।
ईचू यशानाम तालु। उसी प्रकार से शुद्धबद्ध तरीके से दिया है ये। ई से अर्थ है ह्रस्व और दीर्घ इकार। चवर्ग, चू से चवर्ग है च छ ज झ य। फिर दिया है य और श। देखिए यहाँ पर य और श, इनका उच्चारण स्थान है तालु। तालु से ये सभी वर्ण उच्चरित किए जाते हैं, बोले जाते हैं। ऋटुर्षाणाम मूर्धा। ऋटुर्षाणाम मूर्धा। री शुरुआत में दिया है री। टू, टू से अर्थ है टवर्ग ट ठ ड ढ ण। र र श, र और श, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। ये मूर्धा से उच्चरित किए जाते हैं। लृ तुलसानाम दंतः। लृ ये संस्कृत में प्रयुक्त होता है, हिंदी में नहीं। तवर्ग त थ द ध न। ल और स, ल और स, इन वर्णों का उच्चारण स्थान है दंत। दांतों से इनको उच्चरित किया जाता है। उपपद्यमान्यानाम ओष्ठौ। उपपद्यमान्यानाम ओष्ठौ। उ से अर्थ है ह्रस्व और दीर्घ उकार। पवर्ग प फ ब भ म, इन सभी का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। यमंग न नाम, यमंगणना नाम नासिका च। इसमें ध्यान से देखिए, जो हमारे स्पर्श व्यंजन है क से लेकर म तक हैं, उनका जो पंचम वर्ण है य म ग ण न, इनका उच्चारण स्थान नासिका है। जो पंचम वर्ण दिए गए हैं उनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। एदयितो हो कंठ तालु। एदयितो हो कंठ तालु। ए और ए, इन दोनों का उच्चारण स्थान है कंठ और तालु। ओदौतो हो कंठोष्टम। ओ औ, इन दोनों का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम से अर्थ है वकार का अर्थात व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। दंत और ओष्ठ है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत और ओष्ठ। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। जिह्वा मूल्य ये होते हैं। पहले दोस्तों ये क्या होते हैं? ये जो विसर्ग है, विसर्ग का तो आपको पता ही है, दो बिंदु, इनका आधा भाग होता है। इनका ये आधा भाग होता है, इसको हम जिह्वा मूल्य कहते हैं। ये क ख के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं। ये जिह्वा मूल्य जो जिह्वा के मूल से उच्चरित होते हैं, ये जिह्वा मूल्य हैं। आगे है नासिका अनुस्वारस्य। जो अनुस्वार है, जो अनुस्वार है अंग, उसका उच्चारण स्थान नासिका है, वो नाक से उच्चरित किए जाते हैं। और जो अनुनासिक है, ये मुंह और नाक दोनों से उच्चरित किया जाता है। मुंह और नाक से। यहाँ पर ये नाक का सिंबल है, चिन्ह है, सूचक है, और ये मुंह का है। ध्यान से देखिए इसको, इसलिए इसको अनुनासिक कहा जाता है। नाक से और मुंह दोनों से इसका उच्चारण किया जाता है, दोनों से इसको बोला जाता है। तो ये थे उच्चारण स्थान। अब कई बार घोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अघोष व्यंजन सबसे पहले हम करेंगे
अघोष व्यंजन। घोष क्या होता है? घोष का अर्थ होता है कंपन। घोष का अर्थ होता है कंपन। अघोष जहां कंपन न हो। इसमें जो घोष दिया गया है इसका अर्थ है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। जो हमारी स्वर तंत्री है उसके अंदर कंपन, स्वर तंत्री में ध्वनि का कंपन, वो कहलाता है घोष। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अघोष व्यंजन के बारे में। अघोष क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उन्हें कहते हैं अघोष व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उन्हें कहेंगे अघोष व्यंजन। इसमें कौन कौन से व्यंजन हैं? पहला, दूसरा, वर्ग का पहला और दूसरा क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श और ह, ये हैं अघोष व्यंजन। इनका जब उच्चारण करेंगे तो घोष अर्थात कंपन उत्पन्न नहीं होता है। दूसरा है घोष व्यंजन, अर्थात जिनको बोलने में, जिनका उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें कहेंगे घोष व्यंजन। ग, घ, ङ, ज, झ, य। यहाँ पर आप देखिए वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन है। यहाँ पर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन है। ग, घ, ङ, ज, झ, य, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म। इसके अलावा जो घोष व्यंजन है, घोष व्यंजनों में अंतस्थ व्यंजन भी लिए जाते हैं। य, र, ल और व। य, र, ल और व। इसके बाद है अल्प प्राण, महाप्राण। प्राण का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों वायु। प्राण का अर्थ क्या है? हवा या वायु। अल्प प्राण, अल्प का अर्थ होता है कम या थोड़ा, कम या थोड़ा, एक ही बात है। महाप्राण, महा अर्थ लिया जाता है, शब्द का अर्थ लिया जाता है ज़्यादा या अधिक। अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से या मुंह से कम हवा निकले। अल्प कम या थोड़ी, प्राण हवा या वायु। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले उन्हें कहेंगे अल्प प्राण। अल्प का अर्थ है कम, प्राण का अर्थ है वायु। मुख से कम वायु निकले उन्हें कहेंगे अल्प प्राण। अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से हैं? अल्प प्राण में क, ग, ङ, च, ज, य, ड, ट, ढ, ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल और व। ध्यान से देखिए, इसमें वर्ग का पहला वर्ण है, तीसरा वर्ण है और पांचवा वर्ण है। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है। किसमें? अल्प प्राण में जब भी हम वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण उच्चारित करेंगे, उनका उच्चारण करेंगे तो कम हवा मुंह से निकलेगी। इसके साथ साथ य, र, ल और व जो अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल और व, जब इनका उच्चारण करेंगे तो हवा कम मात्रा में निकलेंगी, इसलिए इनको कहा जाता है अल्प प्राण। आगे है महाप्राण व्यंजन। महाप्राण, यहाँ कम हवा निकल रही थी, महाप्राण व्यंजन में हवा ज़्यादा निकलेगी। तो इसमें कौन कौन से व्यंजन होंगे? अब इसमें कौन कौन सा छूटा है?
दूसरा छूट गया था और चौथा छूट गया था। हमने किया था पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण में। अब जो बच गए हैं वो महाप्राण हैं। दूसरा और चौथा बचा है वो महाप्राण है। इसके साथ साथ श, स और ह, ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और श, स और ह, ये है महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन के बाद ल को हम कहेंगे पार्श्विक व्यंजन। ल को हम कह देते हैं, ल को हम क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको पार्श्विक व्यंजन? क्योंकि जब भी ल का उच्चारण किया जाता है, जब भी हम ल को बोलते हैं तो हवा जीभ के आसपास से निकल जाती है। जो साइड वाला भाग होता है वहाँ से हवा निकल जाती है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। र को लुंठित व्यंजन कहते हैं। र को लुंठित व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम र का उच्चारण करते हैं तो जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करती है। र उच्चारण करके देखिए, लुंठित इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करती है। जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करती है या उसको छूती है। य और वो, इन दोनों को अर्ध स्वर कहा जाता है। य और वो को अर्ध स्वर कहा जाता है। इसके साथ साथ जो हमने वर्णमाला पढ़ी है उसमें आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, ड़ और ढ़, ये दो वर्ण हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन, इनको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। ये बात याद रखनी है। इसके साथ साथ थोड़ा सा और इसके बारे में बताएंगे। जो आपने देखा होगा कई शब्दों के, कई वर्णों के नीचे एक बिंदु लगा होता है इस प्रकार का, उस बिंदु को कहते हैं नुक्ता। उस बिंदु को कहा जाता है नुक्ता। वो कहाँ पर प्रयुक्त होता है? नुक्ता कहाँ पर प्रयुक्त होता है? जो अरबी और फारसी के जो शब्द हैं उनमें नुक्ते का प्रयोग किया जाता है। जैसे अजब शब्द है, अजब, जो, यहाँ पर जो के नीचे इसका प्रयोग किया जाएगा। इंतजाम, ये देखिए, तो यहाँ पर जो नीचे ये बिंदु का प्रयोग होता है, हल्के से बिंदु का, इसे हम नुक्ता कहते हैं। प्रिय साथियों, ये था हिंदी वर्णमाला का अध्ययन। इसमें हमने हिंदी वर्णमाला के विषय में थोड़ा सा पढ़ा, उच्चारण स्थानों के बारे में जाना। आशा करता हूँ मेरा ये छोटा सा प्रयास आपके अनुसार सार्थक रहा होगा और मेरे अनुसार भी। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इनको समझने की कोशिश की। आप सभी का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।